हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपके रीड लेवल 1 एवं लेवल 2 के सिलेबस डिस्कशन की बात की और उसमें चर्चा की थी कि अभी संपूर्ण सिलेबस आया नहीं है। देखिए, सिलेबस की केवल ऊपर ऊपर से बात की है कि साइकोलॉजी, आपकी सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट और भाषा, यही है केवल। लेकिन डिटेल सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस अभी डला नहीं है, 1-2 दिन में डल जाएगा, तब उसकी चर्चा करेंगे। तो डिटेल सिलेबस हमने 2022 का देखा था, उसमें जो टॉपिक थे, हम केवल मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में जो भी टॉपिक थे वो सभी डिस्कशन किए थे। तो सबसे पहले उन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए नंबर सिस्टम कराना चाहेंगे। नंबर सिस्टम में भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो कवर हो जाते हैं उसी में, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले जानते हैं कि संख्या, देखिए बेस से उठाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से जो आप पे आती, मतलब जो आपको पता तो है लेकिन आप पे कंफर्म आती नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों से उठाएंगे बिल्कुल बेस से, जिससे आपका बेस मजबूत, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी सीख पाएँ। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में जाके बहुत दिक्कत करती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें यही बहुत दिक्कत करती हैं। तो इसलिए बहुत ही छोटी, यानी बेस, जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं, और संख्या पद्धति ही आपके बेस मजबूत को करती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो 1-2 चीज़ें हैं वो तो आप खैर जानते ही हैं, लेकिन उनको आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी संख्या। अब संख्या क्या होती है, देखिए, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन स्थानों पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वो सभी क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती हैं। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आगे के स्थानों पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है, ठीक है। सिंपल है, वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है, ठीक है। अर्थात एक या कई अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। देखिए, थ्योरी तो कराएंगे ही, साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें उतनी आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी कराएंगे और आपको सेल्फ में आपको क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम जिसमें से पढ़ाएंगे, जो नोट्स पढ़ा रहे हैं हम, वो हमारे खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन नोट्सों में से ही आपको तैयार कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कौन से स्थान पर है अंक? देखिए, संख्या में, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, किसी भी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है वो इसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। वह संख्या के क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 26,950, ठीक है।
अगर हम 50 की 5 की बात करें तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 का स्थानीय मान 50। यदि हम 9 की बात करें तो 9 का स्थानीय मान 900, ठीक है, क्योंकि 9 का स्थानीय मान किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है, ये हजार के स्थान पर है और ये 10,000 के स्थान पर है, ठीक है। किसी भी अंक में एक चीज और है, किसी भी अंक में शून्य का स्थानीय मान यानी कि 0, शून्य का स्थानीय मान 0 ही होता है। जैसे यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 50 है और 9 का स्थानीय मान 900 है, लेकिन यदि कहीं भी इस तरह से कोई संख्या है तो यहाँ पे 0 का स्थानीय मान 0 होगा और यहाँ पर भी इस 0 का स्थानीय मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप कितनी भी 0 लगा दें, देखिए यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आगे 3 0 आएंगी, तो इन 0 को क्या औचित्य है, केवल क्या है, ये 0 ही, केवल क्या है, 0 ही है। तो इसलिए 0 का स्थानीय मान 0 होता है, बाकी और कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है वो उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संख्याओं की। संख्या पद्धति चल रही है और संख्या ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब नंबर सिस्टम है, प्राकृत संख्या आती हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो गिनने योग्य संख्या होती हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या, या जिनको हम गिनते हैं इसमें 0 शामिल नहीं होती, यानी कि 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनने योग्य संख्याएं, गिनने योग्य संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है। इनकी शुरुआत किससे होती है, 1 से होती है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनिट नंबर अनंत तक होती हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं को गिन सकते हैं, इसमें 0 शामिल नहीं होती प्राकृत संख्याओं में, इनमें 0 शामिल, ये क्या, 0 शामिल नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या में यदि 0 को और ऐड कर दिया जाए, मतलब 0 और ले लिए जाए, तो भी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर देंगे, 0 शामिल कर देंगे। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर इन्फिनिट नंबर तक होती हैं, तो पूर्ण संख्या में क्या कर देंगे, 0 और ऐड कर देंगे, यानी 0 को और शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, और इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी। इन सभी की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी। तो 0 1 2 3
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, यदि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखा जाए तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यदि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक रूप में लिखा जाए तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। देखिए ये सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यदि इनमें नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि इन सभी के चिन्ह को बदल दिया जाए, ऋणात्मक कर दिया जाए, तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल होंगी? ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल होगी। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इसी हिसाब से लिखते हैं। देखिए संख्या रेखा पे जब भी लिखेंगे तो बीच में 0, इससे दाएं तरफ की संख्याएं पॉजिटिव, बाएं तरफ की संख्याएं नेगेटिव। तो इधर जैसे जैसे चलते चलेंगे तो संख्या क्या होती चलेंगी? छोटी होती चलेंगी। इधर से इधर, दाएं से बाएं चलेंगे तो संख्याएं छोटी होंगी, और यदि बाएं से दाएं चलेंगे तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या संख्याओं को जोड़ या घटाने में क्या आसानी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। कोई भी नाम ले सकते हैं इनका। भाज्य संख्याएं भी कहते हैं, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, जो कि लेवल फर्स्ट में टॉपिक है संयुक्त संख्याएं। ठीक है, देखिए ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा और अन्य संख्याओं से भी क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, एक तो खुद कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं 3, 6, ये स्वयं से विभाजित हो जाएगी और एक से भी विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यदि ये किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, या संयुक्त संख्या कहलाएगी, या यौगिक संख्या कहलाएगी। के अलावा किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे कि 6, इसमें 1 और 6 के अलावा 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, तो एक कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, या संयुक्त संख्या होगी, या यौगिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो एक के और स्वयं, यानी जो खुद है संख्या 6 संख्या है, इसमें 6 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और 1 का भाग जाएगा ही जाएगा, इन 2 का भाग तो जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या से भी यदि भाग जाता है, किसी और अंक से भी भाग जाता है, तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्याएं या फिर इन्हें अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य और अभाज्य, भाज्य की बात कर ली, अभाज्य की बात कर लें। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी और संख्या से किसी और संख्या या अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक के और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 5 है, इसमें 1 का भाग चला जाएगा और स्वयं 5 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन किसी और संख्या से भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए 2 है, ये भी यही है कि स्वयं के और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होगी। देखिए संख्या 1 जो है वह है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, और ना ही अभाज्य संख्या होती है। देखिए 1 जो संख्या है इसको ना तो भाज्य संख्याओं में शामिल करते हैं, ना ही अभाज्य संख्याओं में शामिल करते हैं, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब विभिन्न अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59, 100 तक लिख लेते हैं सभी अभाज्य संख्याओं को। 61, 67, 61, 67, 71, 71 के बाद 73, 79, 83, 89 और 97। ये हैं 100 तक अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 100 तक जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो ये हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए 2 अंक जो है वो सम भी होता है, 2 अंक जो है वो सम संख्या में भी होती है, तो इसलिए 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है
जो कैसी है, सम संख्या भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। देखिए 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम है। आप किसी भी संख्या को उठा लीजिए, वे सभी कौन सी हैं, विषम है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कैसी है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। आगे चर्चा करते हैं अभाज्य संख्याओं में ही। देखिए सीधी आपको गिनती याद रखनी है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं आप गिन भी सकते हैं 15, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 21 हैं, 1 से 100 तक 25 हैं, किस नहीं, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 हैं। ठीक है, गिन सकते हैं यहाँ पे 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं लिख चुके हैं। 1 से 75, हाँ जो 21 हैं वो 1 से 75 तक हैं, 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याओं से संबंधित सीधे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 25 से 50 तक या 50 से 100 तक या यहाँ से यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको सभी याद हैं तो आप सीधे सिंपल कर सकते हैं कि 1 से 75 तक 21 हैं, 1 से 50 तक 15 हैं। तो 50 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 से 125 तक एक से 125 तक अभाज्य संख्याएं ये है 30। आप आगे में निकाल सकते हैं क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाती है। 3 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 101। उसको भी लिखा देंगे। एक से लेके 150 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 150 तक अभाज्य संख्याएं 35, 1 से लेके 175 तक 1 से लेके 175 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 40 हैं। 1 से लेकर 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं 46, 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 46 हैं। 300 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 300 तक अभाज्य संख्याएं 62। ठीक है, 1 से लेके 400 तक 1 से लेकर 400 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 78 हैं। और 1 से लेकर 500 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, 500 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 95। और 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याएं 168। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या निकाली 1000 तक, उन सभी की गिनती की है, इसलिए सीधे ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखा दिया है। आप सीधे ही याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 1 से लेके 25 तक, 50 तक, 100 तक तो आपको लिखा भी दिए कि 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 100 तक
175, 125, 150, 200, 300, 400 और 1000 तक जितनी अभाज्य संख्याएं ये सभी हैं, इनकी गिनती आप खुद भी निकाल के इनको गिन सकते हैं। ठीक है, और 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 ये हो जाएंगी। सीधे ही आपको याद करनी है। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। यहां तक हो गया अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या का ही टॉपिक है। देखिए, नोट करना चाहें तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस लाइव नहीं है, आप कहेंगे तो लाइव वीडियो भी अरेंज करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, यानी कि उनका लासा मासा आप जानते हैं, नहीं जानते तो करा भी देंगे। यदि उनका मासा 1 है, कहीं भी 2 संख्याओं का मासा क्या है? 1 है, तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि किन्हीं संख्याओं का देखिए, संख्या 2 के जोड़े में भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 भी आपस में भी सहअभाज्य होती हैं। किन्हीं संख्याओं का मासा पर महत्तम समावर्त की बात कर रहे हैं कि महत्तम समावर्त मासा पर यदि 1 है तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? सहअभाज्य। जैसे कि 2,3, 2 और 3 आपस में कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका मासा कितना है? 1। 2,5, ठीक है, 3,4। चलिए, आप केवल अभाज्य संख्या ना ले। देखिए, ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं, तो इनका मासा कितना होगा? वैसे ही भाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये तो भाज्य संख्या है और ये दोनों आपस में कैसी होंगी? सहअभाज्य संख्याएं। कैसी होंगी? क्योंकि इन दोनों का जो मासा है वो कितना है? 1 है। जैसे कि अब बात कर सकते हैं 7 और 8 की। ये सभी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट है सम एवं विषम संख्याएं। ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी चलिए इसको भी करा देते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं लेवल फर्स्ट वालों के लिए काम आ जाएगा। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8,
10। ठीक है, आगे जो भी संख्या होंगी सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, ये सभी कैसी हैं? विषम संख्याएं। इसमें अगर बात करें तो जो 0 होती है, 0 या 0 ना तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। ना तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या। तो 0 को आप इसमें ना लें कि 0 किस में ले लें, सम में ले लें, क्योंकि एक अंतराल पे चल रहा है तो इससे पहले क्या है 0, तो 0 क्या ले लें आप, सम ले लें। तो ऐसा नहीं है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी वो सम, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी वो विषम। लेकिन 0 ना तो सम होती है ना ही विषम होती है। ठीक है, जैसे उसमें का बात की थी भाज्य और अभाज्य में कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर योग की बात करें तो सम संख्याओं का योग हमेशा सम और विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। सम संख्याओं का योग हमेशा सम तथा विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटे लेवल की चीज़ें, कक्षा 4-5 के लेवल की चीज़ें, लेकिन ये भी क्या है कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो आपको बेस यदि मजबूत है तो आप रीड को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और टारगेट क्या है, 30 में से 30 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दशमलव वाली भिन्न भी क्या होंगी, यानी कि जो भिन्न होती हैं वो सभी क्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1/3, 2/4, 2/5, 3/7,
ये सभी होंगी, कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल्स के रूप में लिए हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, ठीक है, सभी जानते हैं। लेकिन अंश और हर के सार गुणनखंड हमेशा कितने हो, एक हो। अंश व हर के सार गुणनखंड हमेशा एक होने चाहिए। ठीक है, हालांकि 4/2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो 2/1। ठीक है, 2/1 हो सकता है, ये भी परिमेय, लेकिन पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, वो सॉल्व होनी चाहिए, तभी इसको परिमेय कहेंगे। ठीक है, 4/2 हालांकि परिमेय है, लेकिन सॉल्व करने के बाद यानी 2/1। तो जितनी भी पूर्णांक की संख्या हो जाएंगी, जैसे -2, -3, 0, 1, 2, 3, इन सभी के नीचे क्या है, हर में क्या है, 1 है। सभी के हर में क्या है, 1 है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं भी सभी किस में आ जाती हैं, परिमेय संख्याओं में आती हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं हम। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं सभी भिन्न जो होंगी वो भी आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ये जो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, इसको हम भिन्न में कराएंगे क्या होता है। ठीक है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग होगी, वर्ग में आपको वर्ग और वर्गमूल कराएंगे, तो जितनी भी पूर्ण वर्ग की संख्या होती हैं वो सभी किस में होती हैं, परिमेय संख्या में होती हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। देखिए परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। देखिए 1 है, 1/1 को लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में तो व्यक्त कर ही सकते हैं। तो 1 है वो प्राकृत भी होगी, पूर्ण भी होगी, पूर्णांक भी होगी और परिमेय भी होगी। तो जितनी भी सभी प्राकृत संख्याएं वे परिमेय संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं में, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं में, सभी भिन्न जो होंगी वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, ये जो प्रसार है इसको भिन्न में कराएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रसार है ये भी किस में आएगा, परिमेय संख्याओं में। और जितनी भी पूर्ण वर्ग की संख्या होती हैं वो सभी किस में आएंगी, परिमेय संख्याओं में। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं किस किस में होती हैं, परिमेय संख्याओं में। ज़्यादातर संख्याएं सभी क्या होती हैं, परिमेय। नेक्स्ट बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है, जैसे √2 √3 पाई ई, ये सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा की बात, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में आएंगी कौन कौन सी? देखिए पाई ई तो होंगी होंगी, अपरिमेय संख्याओं में आएंगी अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, आवृत्ति और अनावृत्ति प्रसार ये वही है, ठीक है, इसको भिन्न में कराएंगे, वहाँ आप ठीक से समझ सकते हैं। तो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, उसको हम किस में रखते हैं? अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होंगे सभी जैसे 2 3 5 7 इन सभी के वर्गमूल आप निकालेंगे, ये सभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगी। पाई ई ये तो है ही है। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या ये होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगी, ये फिक्स है, ठीक है। देखिए फिक्स क्या नहीं है, एक चीज और फिक्स है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा? 2√2। 2√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिक्स क्या नहीं होता? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या परिमेय होगा या अपरिमेय? ये फिक्स नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय हो, परिमेय भी हो सकता है, ठीक है। देखिए √2 गुणा √3 √6, ठीक है, अपरिमेय। नेक्स्ट बात करते हैं √2 गुणा √2। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? √4, और √4 क्या लिख सकते हैं? 2। 2 कैसी है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है।
एक त्रिक संख्याएं भी होती हैं। देखिए त्रिक संख्या कौन सी होती हैं, एग्जाम में आपसे सिर्फ त्रिक संख्या पूछता है, कई बार पूछा भी गया है कई एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जाम RSSB के जो भी होते हैं उनमें त्रिक संख्या कई बार पूछी गई, लेकिन कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि त्रिक संख्या किसकी बात कर रही है। त्रिक संख्या पाइथागोरस त्रिक की जो संख्या होती हैं वो होती हैं, यानी कि दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो त्रिक संख्याओं की बात करता है हमेशा एग्जाम में, तो वो पाइथागोरस त्रिक में जो संख्या होती हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये संख्या क्या होती है, पाइथागोरस त्रिक में होती है, यानी दो संख्याओं का वर्ग हमेशा तीसरी संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि त्रिक संख्याएं, इनमें से कौन सी त्रिक संख्या है या त्रिक संख्या में नहीं है, कौन सी त्रिक संख्या में नहीं है, कौन सी त्रिक संख्याएं हैं, या फिर बेमेल छांटिए, तो कभी कभी त्रिक संख्या भी दे देता है बेमेल छांटने में, कई बार आया है त्रिक संख्याओं पे क्वेश्चन। तो जो त्रिक संख्याओं की बात करेगा हमेशा एग्जाम में, पाइथागोरस के जो त्रिक संख्या होती है उनकी बात करता है हमेशा। पाइथागोरस त्रिक को आप याद रखना, दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्याओं के क्या होता है, बराबर होता है। और पाइथागोरस त्रिक तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होता है। तो यही होता है कि दो संख्याओं का वर्ग, जैसे 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर होता है। देखिए आप निकाल सकते हैं 9 + 16 और ये 25, तो 9 और 16 25 होगा। इसी त्रिक की बात करता है, तो हम इसमें वही बात करेंगे। ऐसी तीन संख्याओं का युग्म, तीन संख्याओं का युग्म जिनमें, ऐसी तीन संख्याओं का योग जिनमें दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के, दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है, त्रिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13, और भी कई सारी होती हैं, कमेंट कर देना, ज़्यादातर लिखा देंगे, कई सारी 8 10 लिखा देंगे आपके लिए, कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट है आपके भाजकता के नियम। भाजकता के नियम आपके बहुत काम आते हैं, भाजकता के नियम बहुत काम आते हैं। आप किसी भी संख्या में कोई भी किसी भी अंक का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, आप सीधे देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाजकता के नियम आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, लेवल 1 हो या लेवल 2, दोनों के लिए। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम देखिए आपको सिंपल लग रहा होगा कि सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप सीधे ही आपको संख्याओं को छोटी करने की ज़रूरत पड़ती है और आप सीधे भाग देने लगे रहते हैं कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा, या आप लासा या मासा, लासा पर निकालें या मासा पर निकालें, तो इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, 2 से 3 से 4, 2 से 3 से 5 से 6 से 7 से किससे भाग जाएगा, ये पता लगाने के लिए आप सीधी संख्या को ऑब्जर्व करके या देख कर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें किस संख्या से भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए कई नियम तो सरल हैं जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है, उनमें से कई नियम आपको पता नहीं होगा, आप उनको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का, 2 से विभाज्यता का नियम तो बहुत ही इजी है और आपको पता भी होगा। क्या हो गया, देखिए किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक तो समझते हैं आप, ठीक है, सबसे लास्ट वाले अंक की बात कर रहे हैं। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इकाई का अंक क्या हो,
0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, विभाजित किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। यदि किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, लिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स की, आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे 10 है, ये 2 से विभाजित है, इकाई का अंक कितना है? 0। ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8। ठीक है, सिंपल है। 2 से विभाजिता का नियम तो आप पे आता भी होगा, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 के 5 वो 3 के 6 के 7 के 8 के 9 के नियम, ये थोड़े टफ हैं और जब आप इन्हें सीख जाएंगे तो संख्या को केवल ऑब्जर्व करके आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा, जो कि आपके लासापा और मासापा में आपके बहुत ही काम आएगा। 3 से विभाजिता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए 3 से विभाज्यता का नियम भी इजी है। यदि संख्या के अंकों के योग में, संख्या कोई भी दी है उसके अंक के विभिन्न, उन सभी अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। तो यदि संख्या के अंकों के योग में यदि 3 से भाग जा रहा है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों के योग यदि 3 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे 216 है। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। 2 + 1 + 6 कितना हो गया? 9। और 9 किससे विभाजित है? 3 से। ऐसे ही जब तक वो छोटा नहीं आ जाए तब तक आप करते रहे, कितनी बार रिपीट कर दें आप इसे। ठीक है, 9 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित। तो ये भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित। देख सकते हैं आप 72 बार। आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लें। ये संख्या है। अब इसमें हमें 3 से विभाजित की चेक करनी है कि 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। बड़ी संख्या है तो आप क्या करें? सिंपल इसके अंकों का योग कर लें। 8 + 5 + 7 + 6 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? योग करें, देखिए 8 × 5 = 13, 13 और 7 20 और 6 26 और 1 27। अब 27 किससे विभाजित है? 3 से। और जब 27 3 से विभाजित है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल रूप से चेक कर सकते हैं कि इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सिंपल क्या करें? अंकों का योग कर लें। इतने बड़े नहीं आएंगे कि वो 3 के पहाड़े से ज़्यादा चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट विभाज्यता के नियम अगली वीडियो में करते हैं। आप कमेंट करके बताएं आप पे कौन कौन से विभाज्यता के नियम आते हैं, कौन कौन से विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।